नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। एक बहुत बड़ी खबर आ रही है पावर कॉरिडोर से। जो लोग ये इस बात की चर्चा करते हैं कि नहीं नहीं मोदी के कैबिनेट में मोदी जी ही तय करेंगे, कोई नाम पता नहीं चलता है। सब चर्चाएं होती रहती हैं और पावर गैलरी में अच्छी खासी चर्चा होती भी है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हर चीज गुप्त होता है। अमित शाह और नरेंद्र मोदी सब काम कर लेते हैं, कंसल्टेशन भी होती है और उसके बाद एक नतीजे पर पहुंचा जाता है। अब वक्त आ गया है मोदी के लिए एक ऋण को चुकाने का, और ऋण चुकाने में वो कोशिश कर रहे हैं कि आपका पूरी तरह से भला भी हो। ऐसा नहीं है कि खाली ऋण चुका दिया हल्के फुल्के में, नहीं, संपूर्ण ऋण चुकाएंगे। किसकी ऋण चुकाएंगे? नरेंद्र मोदी ऋण चुकाने जा रहे हैं श्रीमान राजनाथ सिंह का। अभी तक जो चर्चा है, और ये अपुष्ट नहीं बल्कि पुष्ट ही समझिए, श्रीमान राजनाथ सिंह की का ऋण नरेंद्र मोदी चुकाएंगे। राजनाथ सिंह का क्या ऋण है नरेंद्र मोदी के ऊपर? अगर आप थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाना चाहते हैं तो चले जाइए 2013 में, जब प्रधानमंत्री के नाम की घोषणा होनी थी और नितिन गडकरी अध्यक्ष के पद से हट चुके थे और राजनाथ सिंह अध्यक्ष बन चुके थे। नितिन गडकरी दोबारा अध्यक्ष बनने वाले थे, लेकिन बड़ा खेल हो गया और राजनाथ जी अध्यक्ष बन गए भारतीय जनता पार्टी के। भारतीय जनता पार्टी के राजनाथ जी अध्यक्ष थे और फिर एक तिकड़म हुआ कि प्रधानमंत्री के पद के नाम की घोषणा होनी है और आडवाणी जी हो गए नाराज। अड़ गए आडवाणी जी कि मेरे नाम की घोषणा होनी चाहिए। मतलब ये नहीं कह रहे थे कि मेरे नाम की घोषणा कर दीजिए, लेकिन मोदी जी के नाम की घोषणा नहीं होनी चाहिए। वो अड़ गए और लड़ाई होती रही, खूब चलता रहा कि आडवाणी नाराज, आडवाणी नाराज। आप सबने, जिनको थोड़ी बहुत भी स्मृति याद हो उस दौर में 2013 में, तो मीडिया में दिन रात यही खबरें चल रही थी, आडवाणी नाराज, आडवाणी को मनाने की कोशिश हो रही है, मान नहीं रहे हैं, बयान भी दे रहे हैं, तमाम तरह की बातें रही। सारी बातें एक तरफ रही, लेकिन संघ और राजनाथ सिंह दोनों इकट्ठे हो गए नरेंद्र मोदी के नाम पर। संघ और राजनाथ सिंह ने, बल्कि संघ ने तय कर लिया था कि हमारा प्रधानमंत्री का चेहरा नरेंद्र मोदी होंगे, और नरेंद्र मोदी थे कि इन्होंने कहा कि मैं अधिवेशन में तब तक नहीं जाऊंगा जब तक आप मेरे नाम की घोषणा नहीं करते। नाम की घोषणा कर दीजिए तो मैं जाऊंगा, अन्यथा मैं जाने से रहा। दबाव था। राजनाथ सिंह उसमें एक पिविटल रोल प्ले कर रहे थे। अगर राजनाथ सिंह वो भी कह देते कि नहीं, प्रधानमंत्री के लिए उपयुक्त उम्मीदवार ठीक नहीं है, चुनाव के बाद करेंगे, अभी नाम की घोषणा नहीं करेंगे, कुछ इस तरह का तिकड़म कर देते, तो संभवतः नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नहीं बन पाते। हालांकि बाद में राजनाथ सिंह ने कई जगह यह कहा कि अगर हम ऐसा नहीं करते तो पब्लिक हमें इसका हिसाब लेती और पब्लिक नाराज थी, क्योंकि पब्लिक के नेता बन गए थे मोदी जी। देखिए, ये सारी बात कहानी है। ये माहौल बनाया गया था तब तक, और एक जो तैयार किया गया था माहौल, उस माहौल से नरेंद्र मोदी का नाम आगे जरूर चल रहा था। अब इसको एक प्रकार से कि मैंने बना दिया, ये कैसे बोलते वो राजनाथ जी? तो उन्होंने कहा कि नहीं, पब्लिक के डिमांड पर मोदी जी की लोकप्रियता पब्लिक के बीच में थी, पब्लिक ने चाहा तो मोदी जी का नाम आ गया। बड़ा इसमें कोई शक नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के तत्काल उस वक्त जितने नेता थे, उसमें लोकप्रियता की कसौटी पर नरेंद्र मोदी सबसे आगे चल रहे थे। लेकिन दूसरे लोकप्रिय नेता भी थे, जैसे सुषमा स्वराज भी थी। सुषमा स्वराज भी चाहती थी कि मेरा नाम प्रधानमंत्री पद के लिए आगे जाए, लेकिन संघ ने उस पर सहमति नहीं जताई और मोदी पर जताया, क्योंकि मोदी और सुषमा में आसमान धरती का फर्क था। वो एक एलोक्वेंट लीडर थी, एक अच्छी वक्ता थी, एक सुलझी हुई नेता भी थी, लेकिन भारत को चलाने के लिए, और दृष्टि भी में भी कोई कमी नहीं थी, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन जिस तरह के कठोर छवि की आवश्यकता होनी चाहिए राजनीति में, वो छवि लैक कर रही थी सुषमा जी। और अभी एक मजबूत नेता की आवश्यकता थी, जो 24 घंटे पार्टी को भी, सरकार को भी, संगठन को भी, तीनों को एक साथ एक दिशा में दौड़ा सकने की क्षमता रखता हो, और उसमें नरेंद्र मोदी सबसे आगे थे, इसमें कोई शक नहीं है।
इसलिए राजनाथ सिंह जी ने कहा कि ये जनता की उम्मीदों के अनुसार ही किया गया फैसला था और हमने या किसी अन्य ने नहीं किया, ये जनता का फैसला था। खैर, लेकिन ये बात भी सच है कि जनता के फैसले को पलटा भी जा सकता है। जैसे आज मोदी जी, जनता का कुछ भी फैसला आता है, मोदी जी पलट देते हैं। जनता का फैसला कोई गुजरात में ऐसा नहीं है कि कैबिनेट सहित मुख्यमंत्री सहित पलटने का फैसला जनता ने दिया, ऐसा तो नहीं है। जनता ने फैसला दिया है भारतीय जनता पार्टी को सरकार में रहने के लिए, लेकिन मोदी जी पलट देते हैं ना। मोदी जी कैबिनेट सहित मुख्यमंत्री को पलट देते हैं, दूसरा मुख्यमंत्री बना देते हैं, कैबिनेट बदल देते हैं, पूरी कैबिनेट बदल देते हैं, फिर चुनाव में चले जाते हैं। हरियाणा में भी वही हुआ। तो मोदी जी वो जनता के फैसले को बदलने की ताकत रखते हैं और फिर जनता के बीच जाकर के उस फैसले पर मोहर भी लगवा आते हैं नरेंद्र मोदी। तो ये काबिलियत नरेंद्र मोदी में है। जनता के फैसले को पलट देते हैं मोदी जी और पलटे हुए फैसले को फिर जनता के बीच लेके जाते हैं और उस पर मोहर भी लगवा के चले आते हैं। मतलब ऐसा हुआ कि मान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी को विजयश्री मिली और एक मुख्यमंत्री बना, उनका कैबिनेट बना, मोदी जी ने उन्हें उसको हटा दिया। अब फिर नए मुख्यमंत्री नए कैबिनेट के साथ जनता के बीच गए, जनता ने उस पर मोहर लगा दी। अगर जनता नाराज हो जाती कि ये जो फैसला था आपका गलत था, आपने कैबिनेट सहित मुख्यमंत्री को क्यों बदल दिया, हम आपको वोट नहीं करेंगे, ऐसा नहीं हुआ। जनता ने फिर मोहर लगा दी। तो मोदी जी के फैसले पर मोदी जी जो कुछ भी फैसला ले रहे हैं उसको दूसरे तरीके से कह सकते हैं कि जनता मोहर भी लगा देती है। अगर मोदी के लिए गए फैसले पर जनता मोहर ना लगाए तो फिर मोदी की कोई उपयोगिता नहीं, मोदी की वो जो धाकड़पन है, वो जो शेर वाली छवि है, वो खत्म हो जाएगी, 2 मिनट में खत्म हो जाएगी। इसका मतलब है कि जनता और मोदी साथ साथ चल रहे हैं। इसी का जिक्र राजनाथ सिंह 2013 में कर रहे थे। लेकिन सच बात यह है जो मैंने आपको बताया कि अगर इस फैसले को में रोक लगाई जा सकती थी तो राजनाथ सिंह एक बड़े खिलाड़ी थे, क्योंकि अरुण जेटली वगैरह ड्राइंग रूम लीडर है, राजनाथ जी जन नेता है। जनता के बीच भी राजनाथ जी की एक अपनी छवि है। मुख्यमंत्री रह चुके हैं, अभी इनके कैबिनेट में मिनिस्टर भी हैं। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, हालांकि बहुत सफल मुख्यमंत्री नहीं हुए थे, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं राजनाथ सिंह। और संघ के काफी करीबी हैं, संघ के विश्वास पात्र हैं, सुलझे हुए नेता हैं, शालीन हैं, नाप तोल करके बयान देते हैं, उलूल जुलूल बयान नहीं देते। एक ट्रेडिशनल परंपरागत वाजपेयी के परंपरा के नेता, आडवाणी की परंपरा के नेता हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी या पंडित दीनदयाल उपाध्याय, मतलब पुरानी पीढ़ी के नेताओं में उनकी छवि अच्छी है और उसी परंपरागत राजनीति को, एक शालीन राजनीति के आज भी राजनाथ सिंह झंडाबरदार हैं। तो अगर राजनाथ सिंह वहां पर कोई टांग अड़ा देते तो मुश्किलें जरूर पैदा होती मोदी के लिए, ये मोदी जानते हैं। इसीलिए राजनाथ सिंह अकेले नेता है कैबिनेट में, भले ही वो होम मिनिस्ट्री से हटा करके रक्षा मंत्रालय उनको मिला, लेकिन सीसीएस में जो सबसे बड़ी कमेटी होती है, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, उसके वो मेंबर लगातार बने हुए हैं 2014 से लेकर के 2026 हो गया है तब भी। मतलब उनके कद में कोई कमी नहीं की गई है, मंत्रालय भले ही बदला है। हाँ, ये बात जरूर है कि जब आप होम मिनिस्ट्री से आप उनको बदल रहे थे तो ये बात जरूर है कि वो नंबर 3 पर पहुंच रहे थे। नंबर 2 पर होम मिनिस्टर का पद ही होता है, वो एक प्रकार से डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हो जाता है। तो नंबर 2 पे होम मिनिस्ट्री आप उनसे लेकर के दे दिया अमित शाह जी को और नंबर 3 पर राजनाथ जी खिसक गए। खैर, लेकिन राजनाथ सिंह जी के उस त्याग को, उस समर्थन को मोदी भुला नहीं पाए हैं। मोदी को मालूम है और मोदी ये चाहते हैं कि राजनाथ जी को उपयुक्त लाभ हो जाए। और अब राजनाथ सिंह एक प्रकार से स्वीकार कर चुके हैं कि इस उम्र में ऐसा लगता नहीं है कि अब मैं प्रधानमंत्री बन सकता हूं। उनके मन में इच्छा तो है प्रधानमंत्री बनने की, लेकिन उनको लग रहा है कि अब शायद प्रधानमंत्री का स्कोप रहा नहीं, क्योंकि वो भी अप्रोचिंग 80 हो जाएंगे 2029 में, लगभग 78-79 साल के हो जाएंगे। तो उनकी इच्छा अब लग नहीं रही है कि वो प्रधानमंत्री बन पाएंगे। ऐसी परिस्थिति में क्या हो सकता है, बेस्ट पॉसिबल स्थिति क्या हो सकती है, या तो कैबिनेट में बने रहेंगे, वो तो है ही है, लेकिन इसके आगे क्या, इसके आगे उनको अपने परिवार को स्टैब्लिश करना है। दोनों बेटे को, एक बेटे एस्टैब्लिश्ड है, नोएडा से एमएलए हैं, और दूसरे जो छोटे बेटे हैं नीरज सिंह, उनको भी राजनीति में अब प्रवेश करवाना है। अब उनकी जिंदगी भी वो सेट करना चाहते होंगे। तो खबर आ रही है कि अगर राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा देते हैं और उनको कोई और बड़ी जिम्मेदारी सौंपने की बात होती है, तो बड़ी जिम्मेदारी इसके बाद क्या हो सकती है?
एक पद बचता है, प्रधानमंत्री का पद है नहीं, सीसीएस के मेंबर हैं ही, कैबिनेट में तीसरे रैंक पर हैं ही वो, और क्या पद बचता है? एक पद बचता है राष्ट्रपति का। अब संगठन में वो जाएंगे नहीं, क्योंकि ऑलरेडी संगठन दूसरी पीढ़ी के बदलाव में गुजर रही है, तो उन्हें राष्ट्रपति बनाने की चर्चा हो रही है कि आपको राष्ट्रपति पद दे दिया जाएगा और आपके छोटे बेटे को लखनऊ से, जहां से आपने नुमाइंदगी की है, क्योंकि सीट खाली करनी पड़ेगी, तो वहां से फिर बाय इलेक्शन करा करके आपके बेटे को संसद पहुंचा दिया जाएगा। तो दोनों हाथ में लड्डू, राष्ट्रपति भी बन गए, दोनों बेटे भी राजनीति में आ गए। अब ये परिवारवाद का मुहर तो लगेगा ही लगेगा, अब उससे भूल जाइए। जब इतनी बातें हो रही तो छोटी मोटी बात हो जाएगी। और राजनाथ सिंह ऐसी शख्सियत हैं जिसके ऊपर बहुत ज्यादा टीका टिप्पणी नहीं होगी, क्योंकि वो बहुत ही शालीन और सहमिलू मिजाज के नेता हैं। बहुत टीका टिप्पणी बिल्कुल नहीं होगी, और मोटे तौर पर बेदाग छवि भी है उनकी। तो उनको राष्ट्रपति बनाने की चर्चा हो रही है, तो शायद उनका कैबिनेट बर्थ जा सकता है, लेकिन ये उनकी सहमति से ही होगा और उनको प्रमोट किया जाएगा। ऐसा नहीं कि राजनाथ सिंह को हटा दिया जी। अब राजनाथ सिंह की तब्दीली के साथ साथ कैबिनेट में 2-3 पद बहुत महत्वपूर्ण हैं, और जब भी कैबिनेट रिसफल की चर्चा होती है तो एक नाम सबसे ज्यादा उछलता है, इस बार इनका क्या होगा, इस बार इनका क्या होगा, इनका पत्ता साफ हो जाएगा, इनको काट दिया जाएगा। मैं फिर कह रहा हूं, वो नाम है गडकरी का, नितिन गडकरी का। इनका पत्ता साफ हो जाएगा। मुझे नहीं लगता है कि नितिन गडकरी, हो सकता है कि उनके डिपार्टमेंट में बदलाव हो, डिपार्टमेंट में भी शायद लगता है कि कोई बदलाव नहीं होगा। नितिन गडकरी कैबिनेट में बने रहेंगे, और अगर मोदी उनको सबक सिखाना चाहते हैं, मैं नहीं समझता हूं कि मोदी ऐसा काम करेंगे, क्योंकि मोदी अब इन सब चीजों से ऊपर जा चुके हैं। भिंटिक होकर के नितिन गडकरी को काट दिया मुमकिन नहीं है। वो कैबिनेट में बने रह सकते हैं, लेकिन हो सकता है अगर उनको कैबिनेट से बाहर निकाला जाएगा तो नितिन गडकरी ज्यादा खतरनाक होंगे भारतीय जनता पार्टी के लिए। फिर वो चैन से नहीं बैठेंगे, और ये मोदी जानते हैं। तो ये जितने लोग कयास लगा रहे हैं कि नितिन गडकरी की कुर्सी जाने वाली है, अगर जाएगी तो इसका मतलब है कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी एक नया फ्रंट खोल रहे हैं। और ये जो वोलेटिलिटी का पोजीशन है अभी देश में, बंगाल के चुनाव से इतना खुश नहीं हो जाना चाहिए कि एक छत्र राज हो गया है। ये मोदी और शाह जानते हैं, वो नवसिखिए राजनीतिज्ञ नहीं है। तो उनको पता है कि भाई नितिन गडकरी अभी क्या कर रहे हैं, कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं, तो चलने दीजिए, जो करना है कर रहे हैं, अपना एक अच्छा काम ही कर रहे हैं, और ऐसा कुछ बगावती कोई बात भी नहीं कर रहे हैं। और उन्होंने एक प्रकार से मान भी लिया है कि भाई अभी मैं प्रधानमंत्री के रेस में नहीं हूं, अब आगे होगा तो देखा जाएगा। तो अपने को उन्होंने एक प्रकार से बैक बेंच पर ले भी आया है। ऐसी परिस्थिति में वो फ्रंट पे कुछ बोलते हुए करते हुए दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। कम से कम 2024 के चुनाव के बाद से वो शांत है। 2024 के चुनाव के पहले ही हो रहा था कि उनका टिकट कट जाएगा, लेकिन नहीं कटा। मुझे ऐसा लगता है कि नितिन गडकरी का रिसफल में उनको बदला जाएगा या उनकी छुट्टी होगी, डाउट है। बदलाव लेकिन होंगे। निर्मला सीतारमन के स्तर पर बदलाव होने की संभावना है, जिस पर चर्चा चल रही है शक्तिकांत दास की। धर्मेंद्र प्रधान के बदलाव की संभावना है, जिस पर चर्चा चल रही है किसी नए चेहरे को लाने की। हो सकता है कि ये धर्मेंद्र प्रधान जी को हटाया जाएगा, इसकी संभावना मुझे कम है। धर्मेंद्र प्रधान जी संगठन में भी नहीं जा सकते हैं, क्योंकि वहां बिल्कुल नया चेहरा आएगा, और ये सभी जो चेहरे हैं एक परिपक्व चेहरे हैं, बड़े चेहरे हैं। तो वो नितिन नवीन के अधीन में कैसे काम करेंगे कहना मुश्किल, इसलिए संगठन में भी नहीं होगा, तो इनकी छुट्टी भी नहीं होगी। ये जरूर है कि मंत्रालय जरूर बदला जाएगा, ऐसी परिस्थिति लगती है धर्मेंद्र प्रधान के भी बारे में और निर्मला सीतारमन के भी बारे में। अब जो नए कैबिनेट में इंटरांट होने वाले हैं वो कौन होंगे? धर्मेंद्र प्रधान की कुर्सी चली जाएगी, संभावना नहीं है, मैंने पहले बताया। निर्मला सीतारमन को अगर हटाया जाएगा तो उन्हें क्या सौंपा जाएगा, और निर्मला सीतारमन के पद पर कौन कौन आएंगे? दो दावेदार हैं, एक शक्तिकांत दास और दूसरा पीयूष गोयल की चर्चा चल रही है। और पीयूष गोयल एक परफॉर्मर नेता के रूप में है। अभी जो ट्रेड डील हो रहा है या यूरोपियन यूनियन के साथ जो ट्रेड डील फाइनल हुआ, उसमें बड़ी भूमिका रही है पीयूष गोयल की, बहुत पिवटल रोल प्ले किया है। बल्कि हम इंग्लैंड के साथ जो ट्रेड डील हुआ है उसमें भी बड़ी भूमिका रही है। तो एक परफॉर्मर नेता के रूप में वो दिखाई पड़ रहे हैं, और प्रेस में भी बहुत ही सधा हुआ बयान दे रहे हैं। अभी भी उन्होंने कहा कि ट्रेड डील पर हम किसानों के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे।
तो उनकी मिनिस्ट्री भी परफॉर्म कर रही है, बल्कि आप कह सकते हैं कि श्रेणी में ए श्रेणी में, ए कैटेगरी में चल रही है। उनका हो सकता है कि पीयूष गोयल को एलिवेट किया जाए, और महाराष्ट्र की एक लॉबी हो भी सकती है, वो लगी हुई हो पीयूष गोयल के पीछे भी, या मोदी जी को कह रहा हो कि पीयूष गोयल को बना दीजिए। उनके शायद ज्यादा, पीयूष गोयल के पिताजी ही भारतीय जनता पार्टी के ट्रेजरर रहे हैं। पीयूष गोयल खुद भी भारतीय जनता पार्टी के ट्रेजरर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में एक पहले से ट्रेजरर और ऊपर से कॉमर्स मिनिस्ट्री को संभालते रहे हैं, रेल मिनिस्ट्री को उन्होंने संभाला है, बड़ी बड़ी मिनिस्ट्री को संभाला है, अनुभव भी अच्छा है, और वो खुद पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। ऐसी परिस्थिति में अगर उनको एलिवेट करके बनाया जाता है, वैसे अप्लाइड इकोनॉमिक्स वाले होंगे ये कोई अर्थशास्त्री नहीं है, चार्टर्ड अकाउंटेंट अर्थशास्त्री नहीं हो जाता है, वो अप्लाइड इकोनॉमिक्स की अच्छी जानकारी होती है। तो अप्लाइड इकोनॉमिक्स वाले को अगर अब ये मंत्रालय देना चाहते हैं तो दे दें। शक्तिकांत दास तो ना इकोनॉमिस्ट हैं, ना ही अप्लाइड इकोनॉमिस्ट हैं, वो तो हिस्ट्री के पोस्ट ग्रेजुएट हैं। हैरानी की बात यह है कि वो ब्यूरोक्रेट होते हुए उनको गवर्नर बना दिया गया था आरबीआई का। हाँ ठीक है, अब लेकिन इतने दिनों का आरबीआई का जो एक्सपीरियंस है, अब उसका इस्तेमाल हो सकता है कि फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में वो कर सकते हैं, लेकिन उनकी जो पढ़ाई बाय ट्रेनिंग है वो हिस्ट्री के पोस्ट ग्रेजुएट है। तो शक्तिकांत दास के अपेक्षा पीयूष गोयल हो सकता है कि ज्यादा संवेदनशील, नॉन ब्यूरोक्रेटिक संवेदनशील, एक जनोन्मुख फाइनेंस मिनिस्टर जो एक डेमोक्रेसी में चाहिए, वो हो सकता है। उस हिसाब से पीयूष गोयल की दावेदारी अधिक बनती है शक्तिकांत दास के बरक्स। लेकिन अब शक्तिकांत दास को अगर कैबिनेट में शामिल करना है तो क्या उनको मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स मिलेगा अगर पीयूष गोयल को एलिवेट किया जाता है? निर्मला सीतारमन को अगर हटाया जाएगा तो क्या कैबिनेट से हटा दिया जाएगा या कैबिनेट में रीसफल हो जाएगा, मतलब कोई दूसरा डिपार्टमेंट उनको मिलेगा? और अगर कोई दूसरा डिपार्टमेंट मिलेगा तो कौन सा डिपार्टमेंट मिलेगा? इसके पहले वो रक्षा मंत्री रह चुकी हैं, तो अगर राजनाथ सिंह जाएंगे तो क्या रक्षा मंत्री में उनको कन्वर्ट कर दिया जाएगा, उनका पोर्टफोलियो बदल के रक्षा मंत्रालय हो जाएगा? ये सारी उहापोह है। अभी नए चेहरे में हो रहा है कि अनुराग ठाकुर को इंक्लूड किया जाएगा। एक चर्चा और चल रही है, हालांकि उनकी एंट्री मुझे प्रथम दृष्टया तो दिखाई नहीं पड़ रही है। स्मृति ईरानी की भी चर्चा चल रही है। स्मृति ईरानी हो सकता है कि संगठन में उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी मिले, और अगर कैबिनेट में बड़ी जिम्मेदारी मिलती है स्मृति ईरानी को, तो क्या मिलती है कहना मुश्किल है। एजुकेशन की जिम्मेदारी उनको मिलेगी क्या? एजुकेशन के ऊपर उनके भी जमाने में बवाल हुआ था, बड़ा भारी बवाल हुआ था दिल्ली यूनिवर्सिटी को लेकर के, उनके वाइस चांसलर को लेकर के। तो ये भी, लेकिन अब चूंकि अब उनका थोड़ा सा अहंकार कम हुआ होगा, जब एक बार आप बाहर जाते हैं पावर से तो आटा दाल का भाव पता चल जाता है, तो हो सकता है कि अब ज्यादा परिपक्व, ज्यादा गंभीर नेता के रूप में, नेत्री के रूप में वो एक बार फिर से इंडक्ट किया जाए उनको कैबिनेट में। लेकिन इस बार उनका एक गंभीर नेतृत्व क्षमता देखने को मिल सकता है, तो हो सकता है कि उनको ही एजुकेशन मिनिस्ट्री मिल जाए। तो फिर वही बात, अभी उनके एक चिर प्रतिद्वंदी एक पत्रकार हैं जो लगातार ये उनके खिलाफ कैंपेन छेड़े हुए हैं, पता नहीं उनके खिलाफ नहीं, मतलब मोदी जी के खिलाफ आजकल गुस्से में है। तो ये भी एक फिर से होगा कि देखो तुमने ये किया था तो हमने इनको ही कैबिनेट मिनिस्ट्री में, वो भी एजुकेशन में ला दिया। ये सारी बातें चल रही हो सकता है कि स्मृति ईरानी को एजुकेशन मिनिस्ट्री बन जाए, मिल जाए, क्योंकि वो एजुकेशन मिनिस्टर थी भी और दूसरी मंत्रालय भी थी उनके पास। तो अब अगर स्मृति ईरानी का इंडक्शन होता है तब क्या उनको मिलेगा, और निर्मला सीतारमन को क्या राजनाथ सिंह के जगह रक्षा मंत्रालय मिल जाएगा या निर्मला सीतारमन को संगठन में भेजा जाएगा? एक महिला नेत्री हैं, अच्छी नेता हैं, उनको अगर संगठन में भेजा जाएगा तो संगठन में किस जगह भेजा जाएगा, वो क्या करेंगी संगठन के लिए, ये सारी बातें हैं। और युवा फेस को जो जेंजी बात कर रहे हैं, मैंने एक दिन पहले भी कहा था कि जो सयोनी घोष है या राघव चड्ढा है, इसमें से किसी न किसी को जरूर अंदर करवाया जाएगा, कैबिनेट के अंदर लेने की संभावना हो सकती है। राघव चड्ढा को भी हो सकता है कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर में स्टेट दे दिया जाए या कॉमर्स में कहीं पर सेट किया जाए। एजुकेशन में तो मुझे लगता नहीं है कि एजुकेशन उनको दिया जाएगा। स्टेट मिनिस्ट्री मिलेगी, बहुत ज्यादा मिलेगी, कैबिनेट पोर्टफोलियो तो नहीं मिलेगा। स्टेट में उन्हें मिल सकता है। सयोनी घोष भी अगर आएगी तो कहीं पर स्टेट में उनको सेट किया जा सकता है। काकोली घोष दस्तीदार आएंगी तो उनको सेट किया जाता है। पार्थ पवार के बारे में बड़ी चर्चा चल रही है। पार्थ पवार को हो सकता है कि कैबिनेट में
जगह मिल जाए, और इसलिए पार्थ पवार मिलने के लिए आए भी थे। अजित पवार के खेमे से जिनको 1-2 को लेना था, उसमें पार्थ पवार की दावेदारी हो सकती है। अभी अभी हाल में ही मुलाकात हुई है पार्थ पवार की, अजित पवार के बेटे की, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं से। तो पार्थ पवार की भी एंट्री हो सकती है। अब एकनाथ शिंदे के गुट से शरद पवार की तरफ से जो लोग टूट-टूट के आएँगे, इसीलिए बहुत जल्दी फैसला हो जाना है। ये जो टूट की बात मैंने अभी कुछ देर पहले बताई है, वो जल्दी फैसला होना है। शरद पवार की पार्टी से अगर 5 लोगों को आना है, तो जल्दी आ जाए एकनाथ शिंदे से, क्योंकि एकनाथ शिंदे के गुट का फाइनल टैली अभी जाना है। फाइनल टैली इन द फाइनल लिस्ट अभी मोदी जी के पास पहुँचना है कि भाई ये सब नेता हैं, ये सब एस्पिरेंट हैं, इनमें से आपको जिसको चुनना है चुन लीजिए। तो उसमें हो सकता है कि शरद पवार से जो गुट के टूट करके आ रहे हैं, उनको भी कोई एक एक बर्थ मिल जाए, और फिर जो उद्धव ठाकरे से टूट के आ रहे हैं, उनको भी कहीं कुछ बर्थ मिले। ये सब सारा ऊहापोह अभी चल रहा है। लेकिन जो बड़ी खबर है, वो राजनाथ जी को लेकर के है, और निर्मला सीतारमण को लेकर के है, धर्मेंद्र प्रधान को लेकर के है। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान कैबिनेट से बाहर होंगे नहीं, डिपार्टमेंट, विभाग जरूर बदला जाएगा, ऐसा प्रतीत हो रहा है। हो ही जाएगा कहना मुश्किल है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि कुछ एक आध दो आपको ब्यूरोक्रेट भी देखने को मिलेंगे। हाँ, हरदीप पुरी के जाने की पूरी संभावना लग रही है। हो सकता है कि उनकी विदाई जो है, वो पूरे मंत्रालय से ही हो जाए, माने कैबिनेट से ही हो जाए। इसकी संभावना लग रही है कि हरदीप पुरी को विदा किया जा सकता है। अगर दूसरा गैंग हावी नहीं हुआ तब, अन्यथा पेट्रोलियम किसी और को, किसी नए चेहरे के पास जा सकता है। अब देखिए आने वाले दिनों में क्या होता है। प्रधानमंत्री आज तक बाहर हैं, कल लौट जाएंगे, और फिर 6 की तारीख के बाद वो निकल जाएंगे। 6 से लेकर 11 तक वो इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा पर है। तो प्रधानमंत्री विदेश यात्रा पर ज्यादा आजकल जा रहे हैं, पता नहीं क्यों जा रहे हैं। विदेश के देश के लिए ही जा रहे होंगे, लेकिन अभी उन्होंने कहा था कि विदेश की यात्रा कम कीजिए। वो खुद ही यात्रा पर चल निकल पड़े हैं, देश को सुदृढ़ करने के लिए निकल पड़े हैं, वो अच्छी बात है। लेकिन प्रधानमंत्री की जो दूसरी शेड्यूल्ड है यात्रा, वो 6 तारीख से ऑलरेडी है, 6 जुलाई से 3-4 दिन की यात्रा पर जाएंगे, तो वहां से घूम करके आएंगे। तो 6 जुलाई के पहले पहले कैबिनेट रिसफल हो जाना है, और भारतीय जनता पार्टी के संगठन का भी नया लिस्ट आ जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।